चलिए मैथ्स में हमारा जो चल रहा था वो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए थे और कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें हमारे पास एक साइड वेरिएबल था और एक साइड आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो वो क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा एक बार, और उसी टाइप के क्वेश्चंस आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी हम जो देख रहे हैं क्वेश्चन वो ईयर वाइज क्वेश्चंस हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आगे भी वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं, ये आपका 2019 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एनडीए 2019 का है, फर्स्ट वाले पेपर का। ठीक है, तो ये आपका कुछ एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ, उस पर बेस्ड आपके दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज z विच इज गिवन बाय 1 + 2i अपॉन 1 - 1 - i का स्क्वायर। इस पर बेस्ड आपके दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें निकालना है मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके 4, दूसरा ऑप्शन है आपका 2, तीसरा ऑप्शन है आपका 1 और चौथा ऑप्शन है आपका 1/2। ये आपका पहला क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस पर बेस्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। principal argument of what is, second question is what is principal argument of z। अभी इसको डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ऑप्शन है 0, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है π/4, तीसरा ऑप्शन है π/2 और चौथा ऑप्शन है आपका पाई। चौथा ऑप्शन है पाई। इसको भी डिस्कस करते हैं, पहले इस पे आते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे सपोज हमारे पास एक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज गिवन बाय x + iy, तो मॉड ऑफ z जो होता है वो होता है आपका मॉड ऑफ z स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए इसको आप लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ z प्लस i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z आपका किसके बराबर है, x के बराबर है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो आपका y के बराबर है। ठीक है, तो मॉड ऑफ z क्या होता है, मॉड ऑफ z सिंपली होता है आपका रियल पार्ट ऑफ z इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका स्क्वायर। तो सिमिलरली अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy, तो इसका जो मॉड होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, √x² + y² के बराबर। तो ये मॉड ऑफ z होता है। ठीक है, अब ये तो आपका सिंपल मॉड ऑफ z हो गया। अब इस क्वेश्चन में मॉड की कुछ प्रॉपर्टी भी यूज होने वाली है, तो जो प्रॉपर्टी यूज होगी मैं उस प्रॉपर्टी को भी बता दूंगा। ठीक है, सिंपल सा मॉड आपको आता होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना। मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एनसीईआरटी तो एटलीस्ट पढ़ी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे कल हमने देखा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो वो मैंने आपको बता दी। ठीक है ना, अब हम आते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर z पे। z = गिवन है 1 + 2i अपॉन 1 - 1 - i का स्क्वायर। अब देखिए नीचे हमारे पास, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर हम यूज करते हैं, a² + b² - 2ab। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 + 2i अपॉन 1 - 1, या i² को देखिए मैंने कल भी बताया था -1 हम लिख सकते हैं, -2i। ठीक है, तो z जो आएगा वो आपका आएगा 1 + 2i अपॉन 1 - 1 + 1 प्लस हो जाएगा +2i। ठीक है, 1 + 2i था आई थिंक। ठीक है, 1 + 2i है ऊपर न्यूमरेटर में, तो इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 1 + 2i अपॉन 1 + 2i। ठीक है, तो ये आपका बच गया, z की वैल्यू आ गई आपकी 1 + 2i और 1 + 2i। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। i² की वैल्यू -1 होती है, -1 से +1 कैंसिल हो गया। ठीक है, -1 से +1 आपका यहीं कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर नीचे 1 + 2i बन जाएगा। 1 + 2i अपॉन 1 + 2i इज 1, तो z की वैल्यू आ गई 1। इसको आप 1 + i0 भी लिख सकते हैं। जब प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल का मतलब है जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, उसे प्योरली रियल नंबर बोलते हैं। तो मॉड ऑफ z जो हो जाएगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ दिस यानी √1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर
विच कम्स आउट टू बी 1। तो आपका जो आंसर है वो है आपका सी वाला। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ये आप ये मान के चलिए फ्री के नंबर हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। कभी कभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर बेस्ड आ जाते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में देखा था, अदरवाइज बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब देखिए जेड जो हमने सॉल्व किया अभी, जेड की वैल्यू जो आई वो आपकी 1 आई। ठीक है, जेड की वैल्यू जो आई वो आपकी 1 आई। ठीक है, तो आपको एक दो चीज़ें जो होती हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, इसका सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है, वैसे तो इस क्वेश्चन में इसका ज़्यादा यूज है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है वो होता है अल्फा, वो होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ x। मैं एग्जाम्पल्स अभी आपको बताऊंगा, या कह लीजिए tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ x के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम होता है अल्फा निकालना। फिर प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है, प्रिंसिपल वैल्यू उसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। वो डिपेंड करती है, प्रिंसिपल वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा, जैसे थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर होगी अगर z जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, पाई माइनस अल्फा के बराबर होती है अगर z आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, माइनस पाई प्लस अल्फा के बराबर होती है अगर z आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और माइनस अल्फा के बराबर होती है अगर z आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मेरा काम होता है आर्ग्यूमेंट निकालना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है आपका tan इनवर्स मॉड ऑफ दिस, मॉड ऑफ √3 अपॉन मॉड ऑफ -1 मॉड ऑफ y अपॉन मॉड ऑफ x। ये आपका tan इनवर्स √3 के बराबर हो गया। tan इनवर्स √3 का मतलब है आपको ये देखना है कि tan अल्फा की वैल्यू √3 कब आती है। ठीक है, तो कहाँ पे आती है tan अल्फा की वैल्यू √3? 60 डिग्री, tan 60 इज √3, यानी हम क्या कहेंगे π/3। तो ये तो आपका अल्फा आया, ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। कैसे पता चलता है? जैसे ये रियल एक्सिस हो गई, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस हो गई। इस क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। अब देखिए x की वैल्यू आपकी नेगेटिव है और y की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में गए हम? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये प्रिंसिपल वैल्यू जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, ये होती है पाई माइनस अल्फा के बराबर। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, अल्फा आपने निकाला था π/3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3 विच इज इक्वल टू 2π/3। इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है वहां पे प्रिंसिपल वैल्यू आपकी 2π/3 आ रही है। लेकिन जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी है, जैसे इस केस की अगर आप बात करेंगे z इज इक्वल टू 1 है, 1 इज अ प्योरली रियल, इसे 1 प्लस i0 भी लिख सकते हैं। अभी हमने सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आपकी 1 आ रही है। तो आपको एक दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर z 1 है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो थीटा इज इक्वल टू 0 होती है। अगर -1 है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पाई होती है। अगर z सिंपली i के बराबर है, i, तो इसकी वैल्यू आपकी π/2 होती है। और z अगर आपका -i के बराबर है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 होती है। ये चार चीज़ें जो हैं, चार वैल्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। इस पर सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इस बार क्वेश्चन आपको मिला है 2019 के एनडीए फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर आपको पता है z इज इक्वल टू 1 है तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। अगर यही z की वैल्यू -1 होती तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू सीधे सीधे पाई हो जाती है। अगर सिंपली i लिखा होता तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी π/2 हो जाती है। ठीक है, और अगर -i होता तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 होती।
तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका फर्स्ट वाला आंसर होगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें कुछ पता होंगी, ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो एनसीईआरटी एटलीस्ट आपने देखी होगी। तो थोड़ा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा, ठीक है। ओके, नाउ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2018 का सेकंड पेपर, ठीक है। सेकंड मतलब सितंबर वाला जो पेपर होता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ओके, क्वेश्चन है हमें वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 प्लस √3i -1 प्लस √3i बाई 2 की पावर 3n प्लस -1 माइनस √3i बाई 2 की पावर 3n, ये है, ठीक है। जहाँ पे i की वैल्यू √-1 आपको पता ही है। ऑप्शन है आपके 3 2 1 0, ऑप्शन है आपके 3 2 1 और 0। कल मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, जिसने नहीं पढ़ा वो आप पहला लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बताया है, जिसमें एक रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 और दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। जहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस √3i बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 माइनस √3i बाई 2। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो और कल हमने एक प्रॉपर्टी और देखी थी कि ओमेगा की पावर 3n का मल्टीपल, 3n का मल्टीपल है ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9, जो भी 3 के मल्टीपल आएंगे उन सब की वैल्यू क्या होती है आपकी 1। ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल में जो भी आएंगे उन सब की वैल्यू आपकी 1 होती है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज ओमेगा की पावर 3n विच इज सिंपली 1। इसको अगर आप करेंगे पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ओमेगा की पावर 6n, ये भी 3 का मल्टीपल होगा बिकॉज 6 3 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली 6n भी 3 का मल्टीपल होगा, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। n एक नेचुरल नंबर होता है। ओमेगा की पावर 6n ये भी आपका 3 का मल्टीपल होगा, तो आंसर इज 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर बेस्ड था। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एनडीए के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक आप देखिएगा कि कल भी हमने 2 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे आज हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो भी कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था पहले लेक्चर में, उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जो जो प्रॉपर्टीज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की यूज होती जाएंगी वो सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेंस टू द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एनडीए 2018 का ही है और सेकंड पेपर का ही है, सितंबर वाले का। क्वेश्चन है आपका व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is correct in respect to the cube root of unity, in respect to the cube root of unity। जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हम तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मान के चल रहे हैं, मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। पहला ऑप्शन है दे आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है they lie on a circle of radius, they lie on a circle of radius √3। तीसरा ऑप्शन है they form an equilateral triangle, they form an equilateral, तीसरा ऑप्शन है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं।
और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। चौथा है नन ऑफ द, कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर हम देखते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, जिसमें से एक रियल होता है, वो होता है 1, 2 इमेजिनरी होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस रूट 3i/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस रूट 3i/2। अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन ये प्रॉपर्टीज में ही होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये जो क्वेश्चन बना हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। और एक इमेजिनरी हो गया, एक रूट है आपका, अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करते हैं इन तीनों रूट्स को, तो एक जो आता है ये 1 पे आ रहा है, रियल है, प्योरली रियल है 1, तो रियल एक्सिस पे आएगा। दूसरा आता है ओमेगा, ओमेगा है -1 प्लस रूट 3i/2, जिसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव जो होता है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये होता है -1/, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1/2 कॉमा रूट 3/2, -1/2 कॉमा रूट 3/2। तीसरा जो क्यूब रूट है वो है आपका -1/2 कॉमा माइनस रूट 3/2। वो दोनों x और y दोनों नेगेटिव हैं, तो वो कहाँ पे लाई करेगा, वो आपका तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -1/2 कॉमा माइनस रूट 3/2। ठीक है, तो जब आप प्लॉट करते हैं एक सर्किल, जिसको हम बोलते हैं यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल का मतलब है एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 है। तो ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीनों एक सर्किल में लाई करते हैं, जिस सर्किल की रेडियस अगर आप देखेंगे तो 1 आएगी। रेडियस का मतलब है कि ये जो सर्किल है, अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीनों आपने देखे हैं, तो इनको अगर आप प्लॉट करेंगे, ये भी 1 के डिस्टेंस पे होगा और ये भी 1 के डिस्टेंस पे होगा। डिस्टेंस निकाल लीजिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, 0,0 ओरिजिन हो गया, यहाँ से जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ये भी 1 आएगी, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे ये भी 1 आएगी, और इसके कोऑर्डिनेट आपके 1,0, तो ये तो ऑब्वियसली 1 होगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एक सर्किल में लाई करते हैं। ठीक है ना, कोलिनियर तो होते नहीं है, एक सर्किल में तो लाई कर रहे हैं, लेकिन उस सर्किल की रेडियस √3 नहीं है। ठीक है, तो सर्किल वाला और तो कुछ आया नहीं। अब नाउ नेक्स्ट आता है दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए, अगर आप इन कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को तीनों को ज्वाइन करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, जब आप इस तरीके से इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और आप बात करेंगे एंगल की, ठीक है, तो अगर आप एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे पता चलेगा आपको, देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए दो तरीके हैं आपके, या तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए इससे इसके बीच की, इससे इसके बीच की और इससे इसके बीच की। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, जैसे अगर आप यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, लेट द डिस्टेंस बी x, इसको अगर आप निकालते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी, रूट 3/2 माइनस 0 का स्क्वायर 3/4 -1/2 -1 इज -1/1 माइनस माइनस प्लस 3/2, 3/2 का स्क्वायर इज 3/2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार डिस्टेंस क्या आ रही है, यहाँ पे 9/4 आ रही है आई थिंक। ठीक है, 1 + 1/2 इज 3/2, 9/4, 9 3 12, √3 आ गई है डिस्टेंस। सिमिलरली आप ये डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये डिस्टेंस भी आपकी √3 आएगी, ये वाली भी आपकी √3 आ रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक कर लीजिएगा। और जब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस देख लीजिएगा कितनी आ रही है। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन था कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, तो यही आपका आंसर निकल के आता है। ठीक है ना, ऑप्शंस क्या कहते हैं इसमें, ठीक है, ओके। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा तरीका क्या होता है, स्लोप वाला मेथड। स्लोप वाले मेथड से क्या होता है, आप इसका स्लोप निकाल लीजिए, ये जो लाइन बन रही है इसका स्लोप निकाल लीजिए, ये स्लोप आपको पता चल जाएगा, ये वाली लाइन है इसका स्लोप आपको पता चल जाएगा। जब ये पूरा एंगल आपको पता चल गया, ठीक है, ये जो एंगल निकल के आता है ये आता है अराउंड 240 आपका। ठीक है, ये 240 आएगा तो ये वाला एंगल 120 आता है। और 120 एक सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी आर्क है सेंटर में जितना एंगल बनाती है उसका आधा एंगल सर्किल पे बनाती है, तो ये 60 निकल के आता है। सिमिलरली ये एंगल भी आपका 60 निकल के आता है और ये एंगल भी आपका 60 निकल के आता है। तीसरा तरीका ये होता है, ये प्रॉपर्टीज में आता है आपका, तो आपको कुछ एक प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, इसमें से दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं। ठीक है, जो एक प्रॉपर्टी तो इस क्वेश्चन में ये कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस में लाई करते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ पे लाई करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस में लाई करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है
ये तीनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ये एक सर्किल में लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिट सर्किल, यानी जिसकी रेडियस 1 है। ठीक है, तो ये तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक सर्किल में लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिट सर्किल, जिसकी रेडियस 1 होती है। और क्या या कह सकते हैं ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस भी होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम जाते हैं एनडीए 2018 फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द, और कोई भी क्वेश्चन अगर जैसे अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आई। इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है। ऑप्शन है आपके π/4, दूसरा ऑप्शन आपका -π/4, तीसरा ऑप्शन आपका -3π/4 और चौथा ऑप्शन है आपका 3π/4। ठीक है, हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू बतानी है। मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले हम क्या निकालते हैं ना, सिंपल आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जो होता है इसे डिनोट करते हैं अल्फा से, ये होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y। इसे अगर आप कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई से तो y की वैल्यू -1 आ रही है, तो मॉड ऑफ -1 अपॉन मॉड ऑफ x की वैल्यू भी क्या आ रही है आपकी -1, तो ये आ गया आपका अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, या आप कह सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू 1, tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan अल्फा। अब tan अल्फा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, ये होती है आपकी π/4 पे। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, ये आर्गुमेंट है, सिंपल आर्गुमेंट ऑफ सेट। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं ना, अब देखिए हम देखेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन सी एक्सिस में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, x और y दोनों नेगेटिव है आपके, x भी -1 है और y भी -1 है। जब x और y दोनों नेगेटिव होते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, अभी हमने देखा था टेबल में, प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π प्लस अल्फा के बराबर, -π प्लस अल्फा इज π/4 which comes out to be -3π/4, तो आंसर इज -3π/4। अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज सेकंड क्वाड्रेंट में होता, मतलब x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता, ठीक है, सपोज कुछ इस तरीके से होता, x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता, इस तरीके से होता, तो अल्फा की वैल्यू तो देखिए वही आती 1 अपॉन मॉड ऑफ -1, मॉड ऑफ -1 इज 1, अल्फा की वैल्यू तो π/4 आती, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से थीटा की वैल्यू π माइनस अल्फा हो जाती, दैट इज π माइनस π/4, तब आंसर आपका 3π/4 होता, तब आपका 3π/4 होता अगर हमारे पास यहाँ पे -1 प्लस आई होता, लेकिन क्वेश्चन में -1 माइनस आई है तो इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो -3π/4 हो गया। ठीक है, तो ये था आपका प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस, मैंने आपको बताया प्रिंसिपल वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है, एक बार एनसीईआरटी या कोई भी बुक जो आपके पास पड़ी है उसको देख के आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनडीए 2018 का ही क्वेश्चन है ये, एनडीए 2018 फर्स्ट पेपर का है, ठीक है, अप्रैल वाले का क्वेश्चन है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल solution of non-zero integral solution of the equation जो आपको दी हुई है वो हमें दी हुई है मॉड ऑफ 1 माइनस 2i की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर x, ठीक है ना। तो नॉन जीरो वो भी बताने में, ठीक है, आंसर है नो सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है आपका 1, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 और चौथा ऑप्शन है आपका 3। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास कितने सॉल्यूशन इसके पॉसिबल हैं,
ठीक है। और कैसे सॉल्यूशन होने चाहिए, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। दूसरी इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब एक्स की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका z 1 माइनस टू आई, तो मॉड ऑफ z जो हो जाता है मॉड ऑफ 1 माइनस टू आई, सिंपली किसके बराबर हो जाएगा आपका रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी रूट 5। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपका है रूट 5 की पावर x और राइट हैंड साइड में आपका 5 की पावर x। नाउ रूट 5 को हम लिख सकते हैं सिंपली 5 की पावर 1/2 x, और ये हो गया 5 की पावर x। तो ये आया आपका 5 की पावर x/2 और ये आया 5 की पावर x, ठीक है। इस तरीके से आया आपका। नाउ अब कंपेयर करते हैं, दोनों साइड को हम कंपेयर करते हैं, तो x/2 इज इक्वल टू x आया, और वी कैन से x माइनस x/2 इज इक्वल टू 0, और x/2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर एक आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 0। बट इसने ये कहा है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए, जबकि इसका जो सॉल्यूशन आया है वो जीरो सॉल्यूशन आया है, x इज इक्वल टू 0 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, नो नॉन जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन तो है इसका, बट नॉन जीरो सॉल्यूशन इसका कोई भी नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था आपका एनडीए 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा आपको दो तीन क्वेश्चन तो आपको मिलते ही हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। आपकी ट्रिग्नोमेट्री की तरह ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी ट्रिक लगेगी, तो उसमें जनरली प्रॉब्लम होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन है ओके द इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनडीए 2018 का ही क्वेश्चन है, ये भी एनडीए 2018 का फर्स्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अल्फा और बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं विद मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ आपको, देन व्हाट इज, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। अभी मैं बता रहा हूँ कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ऑप्शंस है मॉड ऑफ बीटा, दूसरा ऑप्शन है हमें वैल्यू फाइंड करनी है विद मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस, अच्छा इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन है आपका 1, और चौथा ऑप्शन है आपका 0, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन है आपका 0। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, हमें मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू 1 दी हुई है, यानी जहाँ पर 1 है उसकी जगह मॉड ऑफ अल्फा यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए ये जो चीज़ है ये कहलाती है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट होता है, और रिगार्डिंग बीटा हमें और कुछ दिया नहीं है। ओके चलिए देखिए, हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है जिसे हम z कॉन्जुगेट z बार से डिनोट करते हैं, ये सिंपली x माइनस आई वाई के बराबर है। आपको क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है, कि अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना है। लेकिन कॉन्जुगेट जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की जो होती है वो होती है z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कॉन्जुगेट है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आपकी z इंटू जेड कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये z इंटू जेड कॉन्जुगेट के बराबर हो गया। नाउ अब हमें यहाँ पे मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है। इट मीन्स दैट इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सिंस मॉड ऑफ अल्फा आपका 1 है तो मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर भी आपका 1 होगा, ठीक है। नाउ मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी,
ये प्रॉपर्टी अगर आप यूज करेंगे तो मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, यानी अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर है। सिंस मॉड ऑफ अल्फा आपका 1 गिवन है क्वेश्चन में, तो उसका स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर इज 1, एंड मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर को आप अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, तो ये कितना आएगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। नाउ इन प्लेस ऑफ 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट आपका पहले से ही था। मैंने सिंपली क्या किया, ये जो 1 है इसकी जगह अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट लिख दिया, क्योंकि 1 और 1 का स्क्वायर एक ही चीज़ है, जो मॉड ऑफ अल्फा के स्क्वायर के बराबर है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है आपका, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका अल्फा। मॉड की प्रॉपर्टी होती है जब आप मॉड मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और इनको कॉमन ले लेते हैं, तो ये जो कॉमन बाहर आएगा तो ये मॉड ऑफ अल्फा बन जाएगा, इसमें से और अल्फा, इसमें से अल्फा कॉमन आया और मॉड के अंदर है तो मॉड अल्फा, और मॉड अल्फा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, मॉड अल्फा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 है। नाउ अब कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी और होती है कि जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे अल्फा और बीटा, इनका होल कॉन्जुगेट करेंगे, अल्फा और बीटा का होल कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कॉन्जुगेट एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा अपॉन ये कितना आपका अल्फा माइनस बीटा का होल कॉन्जुगेट, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अब कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी और होती है कि देखिए यहाँ पे z है, इसका अगर आप मॉड निकालेंगे तो मॉड क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट करेंगे तो ये भी मॉड कितना आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का जो कॉन्जुगेट है दोनों का मॉड सेम है। ना मॉड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मॉड को आप ऐसे ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो यानी जो अल्फा माइनस बीटा है और जो अल्फा माइनस बीटा का जो कॉन्जुगेट है दोनों का मॉड सेम है, ठीक है ना। अभी हमने देखा था z और z कॉन्जुगेट का मॉड सेम होता है, तो यानी ये दोनों मॉड सेम है, तो आंसर इज 1। तो आपका जो आंसर आ रहा है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, आंसर इज 1, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर्स के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इन क्वेश्चन को देखिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, ठीक है। फ्री लेक्चर्स हैं, आपको इवन PDF फाइल भी मिल रही है इन क्वेश्चंस की। ज़्यादा शेयर करेंगे तो वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे, ठीक है। टाइमली मैं डेली एक वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि NDA के एग्ज़ाम तक पूरा सिलेबस कवर कर दूँ, ठीक है। थैंक यू।